स्टूडेंट्स, लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें हमने कुछ आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके कुछ फंक्शंस थे, रूट में थे, रूट फंक्शन मतलब हम कह सकते हैं फंक्शन अंडर रूट, उनको हमने क्या किया था बच्चों, सॉल्व किया था, इंटीग्रेट किया था। अब हम ऐसी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं जिसको फ़िलहाल में कोविड-19 के वजह से गवर्नमेंट ने उस एक्सरसाइज को हटा दिया। लेकिन बेसिक नॉलेज हमें लेना ज़रूरी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं उसकी ज़रूरत हमको पड़ेगी। तो देख लेते हैं हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स ऑफ अ सम। ओके, तो कैसे करना है इसको, एक चीज़ देखो। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल की बात आ गई तो दिमाग में आ रहा होगा क्या है ये डेफिनेट इंटीग्रल, है ना। इसको देख लेते हैं। सपोज कीजिए मैं कहता हूँ कि एक फंक्शन है जो कि 1 से लेके 2 के बीच में बाउंड है और इसको इंटीग्रेट करने की बात आती है। तो इसको इंटीग्रेट करते टाइम हम लोग क्या करेंगे, x² / 2, यस, ये हो गया। और साथ में इसमें हम लिमिट को पुट कर देंगे। अच्छा, लिमिट को पुट करेंगे तो बच्चों देखो क्या मिलेगा। सबसे पहले हम अपर लिमिट की वैल्यू रखेंगे माइनस लोअर लिमिट, और जो भी हमको मिलेगा ये मिलेगा क्या, 4 2 - 1/2 मीन्स 1/1/2, यस, ये मिलेगा। अच्छा, बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सर इसमें c कहाँ चला गया। हाँ, चलो देखते हैं, c को भी पुट करके देखते हैं। c जब लिमिट को हम अप्लाई करेंगे बच्चों तो x² / 2 + c माइनस 1² / 2 - c, और इससे ये क्या होगा, कैंसिल होगा। मतलब हर केस में हमारा जो कांस्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को हमें समझना है। अच्छा, हमने आपको शुरू में ही बताया था, एक्सप्लेन किया था कि जो इंटीग्रेशन है वो किसी फंक्शन के अंडर आने वाला एरिया होता है। ये एरिया, ये हमारा कोई फंक्शन है f(x), और इस फंक्शन के अंडर जिस लिमिट से, सपोज करो हमने ये जनरली हमने लिमिट यहाँ लिए नहीं रखी है ना, अभी तो लिमिट नहीं ले रखी है, तो ये फंक्शन तो हमारा फ्री एंड है ना, तो इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा ये। तो ये पूरा का पूरा x के अंडर और इस कर्व के अंडर जो एरिया आएगा वो पूरा एरिया निकालते हैं, इसलिए ये इंडेफिनिट इंटीग्रल होता है। लेकिन जब हम इसी बात को इस तरह से रख देते हैं, इसी बात को, सपोज करो मैंने फंक्शन ले लिया x², इसी बात को इस तरह से रख देते हैं और ये हमारा कर्व बनता है ऐसे कुछ, नो, कर्व हमारा कुछ ऐसे बनता है। हाँ, तो इसके अंदर आने वाला एरिया, सपोज कीजिए हमने एक लिमिट ले ली a और b, a to b, तो यहां से लेके यहां तक जो एरिया आता है, इसी एरिया के बारे में हम डिस्कशन कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी एरिया के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो बच्चों एक बात क्लियर हो गई होगी कि हमें डेफिनेट इंटीग्रल में डेफिनेट एरिया देखने को मिलता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रल में इनडेफिनेट एरिया हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं अंडर x। ठीक है, तो इस बात को समझने की बात है बस। तो अब हम देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल बाय द लिमिट्स ऑफ अ सम को कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज़ हम देखेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, ये थोड़ा वायर प्रॉब्लम कर रहा था, सॉरी। तो इसको भी देखते हैं कैसे करना। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ,
मैंने कोई फंक्शन लिया और उस फंक्शन का एक ग्राफ ड्रॉ किया ऐसे, और मैंने कहा बच्चों मुझे a टू b एक लिमिट दे दी, इस लिमिट के अंडर मुझको एरिया फाइंड करना है। ठीक है, ये एक लिमिट है a और ये एक लिमिट है, ये डेफिनेट हो गया ना एरिया, देखो ये डेफिनेट एरिया हो गया ना। अच्छा, तो ये डेफिनेट हो गया। अब बात आती है कि ये कोई हमारा फंक्शन है, याद रखिएगा इस बात को, ये कोई हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन का ग्राफ है y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि मैंने a टू b जो है वो मैंने ये एरिया फाइंड करने की बात आ रही है, ये एरिया फाइंड करना है। तो हमको तो ये पता है कि हम इसका एरिया फाइंड आसानी से नहीं कर सकते, विदाउट इंटीग्रेशन हम इसका एरिया फाइंड नहीं कर सकते। अब क्या करें? तो हम बच्चों देखो एक बात सुनो, समझो इस चीज़ को। मुझसे कहा जाए कि सर इसका एरिया निकाल के दिखाओ आप, तो मैं कहूँगा देखिए कि मैं ये एरिया तो निकाल सकता हूँ इतना। अब ये कोई ट्राइंगल तो है नहीं, ये कोई ट्राइंगल तो है नहीं, ठीक है, यहाँ एक स्लैक है, थोड़ा सा झुकाव है, तो मैं अगर सोचूं कि मैं इसका एरिया निकालना चाहूँ तो मैं इसका एरिया आसानी से नहीं निकाल सकता। देखो बच्चों, मैं इसका एरिया आसानी से नहीं निकाल सकता, ना ही मैं इस पार्ट का एरिया आसानी से निकाल सकता हूँ। तब मैं क्या करूँगा, इस पार्ट को मैं छोटे छोटे से पार्ट से मैं डिवाइड करूँगा ताकि ये ऐसा लगे कि ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए। जब हम इस स्लैक को बहुत कम दे देते हैं, जैसे 2 पॉइंट्स के बीच का स्लैक ले लें, तो ये हमको क्या दिखेगा, एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। ठीक है, और थोड़ा सा मैं ज़रा सा ऊपर और ले लूँ और फिर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये फिर मुझे रेक्टेंगल ही देगा। थोड़ा और ऊपर ले लूँ और इसको ज्वाइन करूँ तो ये अब मुझे ये रेक्टेंगल ही देगा, मतलब सिमिलर रेक्टेंगल देगा। रेक्टेंगल तो नहीं देगा फिलहाल, लेकिन सिमिलर रेक्टेंगल ही देगा। और मैं क्या करूँगा, इस तरह से इसका एरिया, हर एक रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करके ऐड करता जाऊँगा और देखूँगा कि ये पूरा का पूरा एरिया मुझको फाइंड कर लिया मैंने। ठीक है, अब क्या करना, ध्यान से समझो। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि मैं ए से बी को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ, छोटे छोटे पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, और हर एक पार्ट की जो विड्थ होगी, हर एक पार्ट की जो विड्थ होगी वो हम h कंसीडर कर लेते हैं, h। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम द विड्थ ऑफ ईच स्ट्रिप इक्वल व्हाट, h। अच्छा, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया मैंने ए बी को, मैंने डिवाइड किया, एंड v डिवाइड्स, अच्छा ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, a माइनस बी। देखें ना, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, b, और ये डिस्टेंस क्या है, a, तो फिर ये डिस्टेंस क्या है, b माइनस a। सो v डिवाइड्स b माइनस a इन n पार्ट्स। अच्छा, n पार्ट्स, क्योंकि h एक बहुत ही छोटी सी वैल्यू है, एक बात याद रखिएगा। सो h इक्वल टू b माइनस a अपॉन n। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात देखिए, या फिर b माइनस a अपॉन h इक्वल टू n। दिस इज द नंबर ऑफ स्ट्रिप्स एंड दिस इज द विड्थ ऑफ स्ट्रिप। अच्छा मेरी बात समझें जरा, एक बात को समझें आप, एक बात को समझें कि जैसे जैसे h मतलब स्ट्रिप की जो चौड़ाई है, विड्थ है,
वो जीरो की तरफ टेंड्स करेगी, वैसे ही नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बढ़ती जाएंगी। कहां तक बढ़ेंगी बच्चों? इन्फिनिटी तक। कहां तक? इन्फिनिटी तक। इफ h टेंड्स टू जीरो देन n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब जैसे जैसे h हमारा जीरो के तरफ टेंड्स करेगा, जीरो के तरफ टेंड्स करेगा, तो n हमारा नॉट डिफाइन के तरफ यानी कि इन्फिनिटी के तरफ टेंड्स करेगा ही करेगा। एक बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब देख लेते हैं हम लोग क्या करते हैं बच्चों। मैं क्या करता हूं, इस छोटे से पार्ट को ले रहा हूं, फिर मैंने एक और पार्ट छोटा सा लिया, मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। अच्छा, एक बात है, ये जो फिगर हम बना रहे हैं उसमें आपको हो सकता है ये स्लैग दिखेगा, ठीक है, ये दिखेगा, लेकिन हकीकत में उतना, मैं सपोज करो एक स्ट्रिप ये वाली ले लूँ, ये वाली स्ट्रिप, ये स्ट्रिप, तो यहाँ h बहुत ही कम होगा। मतलब मैं इससे भी कम विड्थ की स्ट्रिप बना रहा हूं, लेकिन भाई मुझे दिखाना है आपको, मुझे दिखाना है आपको, इसलिए इनके बीच में थोड़ा गैप दे रहा हूं। इसकी भी विड्थ h है, इसकी भी विड्थ h है, और अगर मैं थोड़ी बड़ी सी बना लूं, मतलब थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा के दिखाऊं, लेकिन मैं विड्थ h ही दिखाऊंगा आपको। क्यों? h ही दिखाऊंगा। इसकी भी विड्थ क्या है बच्चों? h है। अच्छा, एक चीज देखो, जब इनकी विड्थ h है और h हमारा जीरो के तरफ जा रहा है, मतलब h बहुत ही छोटी सी एक वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स एक बात को समझो, n हमारा इन्फिनिटी के तरफ जाएगा, मतलब यहां पे जो नंबर ऑफ स्ट्रिप्स बनने वाली हैं वो कितनी बनेंगी? जरा ध्यान से देखो, वो स्ट्रिप्स बनेंगी n। कितनी बनेंगी? n। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं? ये nth स्ट्रिप है ना हमारी, ये हमारी nth स्ट्रिप है और ये हमारी फर्स्ट स्ट्रिप है। अच्छा, समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात बताओ, मैं इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने जा रहा हूं, तो मैं x, जैसे सपोज करो मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, तो मैंने ये वाली हाइट ले ली। इसकी हाइट क्या है बेटा? y कहो या fx, हाँ या ना? लेकिन किस पॉइंट पे? x पे। किस पॉइंट पे? x पे। तो क्या ये हाइट fa नहीं होगी? क्या ये हाइट fa नहीं होगी? क्या यहां जो फंक्शन है वो a पर डिफाइन नहीं होगा? होगा ना। और इसकी जो विड्थ थी वो कितनी है? h। तो क्या मैं बच्चों ये कह सकता हूं कि मैं कहूं इसको जैसे a, b, c और d, तो मैं कहूं कि इसका जो एरिया होगा ABCD का, एरिया ऑफ ABCD, रेक्टेंगल ABCD, वो क्या होगा? वो FA इंटू H होगा। हाँ या ना? देख लो कि मैंने कहा कि ये एक स्ट्रिप है, ये हमारा fx है, लेकिन इस पॉइंट पे ये a को डिफाइन कर रहा है, तो यहाँ fa होगा, इसकी h है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? fa इंटू h, fa इंटू h होगा। अच्छा, एक बात समझो, जब मैंने इस स्ट्रिप का एरिया जब मैंने इस स्ट्रिप का एरिया fa इंटू h दे दिया, अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रिप आने वाली है, उसको देखो जरा, उसकी जो विड्थ है, सपोज करो ये हमारा a था, अब मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं और इसकी जो विड्थ है वो क्या है? h है। तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट तो हमारा a प्लस h हुआ ना, x के a प्लस h पॉइंट को दिखाएगा ना ये। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि यार भाई ये देखो, ये हमारा 1 है, और फिर मैं इसमें 1 के बाद मैं h ऐड कर देता हूं, मैं कहता हूं ये h ऐड कर दिया मैंने, तो ये क्या होगा? ये 1 प्लस h होगा। ऐसे ये वाला पॉइंट क्या होगा? a प्लस h होगा। अच्छा, a प्लस h आ गया हमारे पास, याद रखिएगा, a प्लस h आ गया। अब मैं इस a प्लस h को इस फंक्शन में पुट करूंगा
तो y की वैल्यू या जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एफ ए प्लस एच देगी। भाई x की प्लेस पे मैंने a प्लस एच लिख दिया, कोई दिक्कत। और इसकी विड्थ क्या थी, h। विड्थ क्या थी, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया बच्चों, इस रेक्टेंगल का एरिया ये हो गया ना। सिमिलरली एक और स्ट्रिप ले ली हमने, उसकी भी विड्थ h है। उसका जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो खुद देख लें, आप खुद देखें, ये क्या होगा, a प्लस टू एच होगा बच्चों। अच्छा, a प्लस टू एच जब होगा, जब मैं फंक्शन में a प्लस टू एच रखूंगा तो मुझको a प्लस टू एच देगा। और इसी में इसकी विड्थ क्या है, h का मल्टीप्लाई करूंगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई, ठीक है, इस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। समझ में आया, आ गया होगा वैसे, मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। तो इस रेक्टेंगल का एरिया कितना आया, a प्लस टू एच इंटू एच। अच्छा, यहां कितनी स्ट्रिप है, n स्ट्रिप है। मैं इस रेक्टेंगल की बात करने जा रहा हूं बच्चों, इस वाले रेक्टेंगल की, ठीक है, मतलब nth रेक्टेंगल की बात करने जा रहा हूं। nth रेक्टेंगल में आप खुद सोचना, ये तो n है, इसके पहले कौन सा पॉइंट आया होगा, इसके पहले पॉइंट आया होगा a प्लस n माइनस वन एच। समझना, ये लाइन कौन सी है, nth है, और ये कौन सी है, n माइनस वन नहीं है। और h हमारे कितने बार यहां ऐड हो चुका है, n माइनस वन टाइम h ऐड हो चुका है हमारा यहाँ पे। h समझो, इस चीज को समझना। जैसे मैं कहूं 1 2 3 और मैंने इसको 3 रेक्टेंगल में डिवाइड किया। मैंने कहा मैंने तो बेटा यहाँ h1 लिया था, तो ये जो यहाँ अगर मैंने इसको 1 लिया तो ये f1 हुआ, हाँ, ये क्या होगा, इसको h ले लिया तो f1 प्लस h। ये क्या होगा, ये भी h है तो f1 प्लस टू एच, ये वाला ये लाइन, ठीक है। और इसके लिए अगर देखा जाए तो f1 प्लस 3h, लेकिन मैं तो इस लाइन की बात कर रहा हूं ना, तो h से एक कम, मतलब n से एक कम, 1 लेस, तो ये क्या होगा, साथ में a क्या है हमारा, यहां 1 है, तो अगर मैं इसको a लिख दूं थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या होगा, a प्लस h, ये क्या होगा, a प्लस टू एच, ये क्या होगा, a प्लस 3h। और अगर मैं इसको n कहता तो फिर ये 2 क्या होता, n माइनस वन इंटू एच, हाँ या ना, यही तो होता। समझ आ गया होगा। तो इस रेक्टेंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा, इस लास्ट रेक्टेंगल का, तो मैं बेटा फंक्शन की वैल्यू कहां चेक करूंगा, n माइनस वन पे, है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू एच पे, यहां चेक करूंगा। तो यहां इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, f a प्लस n माइनस वन इंटू एच, ठीक है। और साथ में ही इस स्ट्रिप की विड्थ कितनी है, h, तो इस रेक्टेंगल का भी तो एरिया ये आ गया, इस रेक्टेंगल का भी तो एरिया आ गया। क्या आया बच्चों, एरिया a प्लस n माइनस वन इंटू एच। समझ आ गया होगा, है ना। अच्छा, चलो अब देखते हैं आगे। तो हम क्या करने जा रहे हैं, इस चीज को समझो, हम क्या करने जा रहे हैं, हम इस सारे एरियाज को ऐड करेंगे। तो हमको बच्चों, हमने जैसे इसको AD और इसको मैं कहूं ये हमारा P है, कोई पॉइंट P है और ये Q है, और यहां मैं R ले रहा हूं थोड़ी देर के लिए, तो मैं कहूंगा कि भाई एरिया ऑफ APQRD जो होगा वो क्या होगा, इन सारे स्ट्रिप्स का एरिया का सम, इन सारे स्ट्रिप्स के एरिया का सम। वो क्या है, वो एरिया हमारा जो है वो FA इंटू एच प्लस FA प्लस H इंटू एच
प्लस एफ ए प्लस 2h इंटू एच प्लस एंड सो ऑन, लास्ट टर्म व्हाट, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच इंटू एच। ये एरिया होगा इस पूरे फंक्शन के अंडर आने वाला जो लिमिट ए टू बी दे रहा है ना। समझ आ गया होगा। अच्छा, एक बात देखो, समझो इस चीज को। इन सब में कॉमन क्या है? एच। इन सब में क्या कॉमन है बच्चों? एच है। अच्छा, तो क्या मिलेगा हमको? एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h प्लस व्हाट एंड सो ऑन, एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये वैल्यू हमको मिल जाएगी, ठीक, ये वैल्यू हमको मिल जाएगी। अच्छा, एक बात समझना, मेरी बात को, एक बात को समझना है यहाँ पे। मैं यहाँ कितनी स्ट्रिप्स को निकाल सकता हूं? मैं यहाँ पे कितनी स्ट्रिप्स को निकाल सकता हूं? मैं अगर यहाँ लिमिट लगा दूं कि भाई हमारी जो स्ट्रिप्स हैं वो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, वो लाखों करोड़ों में है, और जो h है वो बहुत ही माइनर सी वैल्यू है, अप्रॉक्स 0 के बराबर, तो हमारा h किस तरफ टेंस करेगा बेटा? 0 की तरफ, ठीक है। h कहाँ टेंस करेगा? 0 की तरफ। तभी तो हमारा n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तभी तो हमारा n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। अब बच्चों समझो इस चीज को। ये क्या था? h क्या था? h अभी मैंने बताया था आपको, b माइनस ए अपॉन n, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है। अच्छा, लेकिन अभी तो हम h पे लिमिट देख रहे हैं, वैल्यू तो मैं n ले आया ना, तो n की लिमिट क्या होगी? n की लिमिट होगी इन्फिनिटी, ठीक है। आप समझ आ रहा होगा। एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन प्लस एफ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू एच। ये हमारा हो गया। और इसको हम चाहते तो आगे भी लिख सकते थे, ठीक है, इस लिमिट को, इस वैल्यू को, मतलब ये क्या हमारा एक कांस्टेंट वैल्यू है ए बी माइनस ए, तो हम इसको b माइनस ए को आगे भी लिख सकते थे और कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया हमारा इंटीग्रल बाय द लिमिट्स ऑफ अ सम। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, एक तरीका आ गया जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसके लिए, तो हमें डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन कर लेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, एक कोई एग्जाम्पल ले लेंगे हम, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ बच्चों, नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये जो कॉन्सेप्ट है एरिया वाला, अच्छे से दिमाग में रखे रहना, क्योंकि आगे चल के आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल करना है तो उसमें भी आपको इसी का यूज करना होगा। सपोज करो एक फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इक्वल कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, ठीक है, एक्स ले लेते हैं, सिंपल है। तो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं और इसकी जो लिमिट है, वो लिमिट जो है वो हम देते हैं a टू b, ठीक है। अच्छा, a टू b की जगह कई बच्चे कहते हैं सर क्या हम 1 2 3 दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैंने x लिख दिया, इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इट इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके, इंटीग्रल बोल सकते हैं। अब आगे समझो क्या करना है, इसी में रखना है बच्चों। b क्या है? 3, a क्या है? 1, 3 माइनस 1 बाई n, क्या रखो या ना रखो, यहाँ पे कुछ नहीं है। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एंड 1 अपॉन n क्या पता है? क्या कुछ पता नहीं है भाई। एफ ए क्या 1, ए क्या 1, ठीक है। F1 प्लस F1 प्लस H
प्लस F1 प्लस 2H प्लस एंड सो ऑन F1 प्लस n माइनस 1 इंटू H। आ रहा समझ में? ठीक। अच्छा तो ये क्या है बच्चों, ये तो 2 है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा एक बात सुनो, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू इन्फिनिटी रख दूँ तो ये 0 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा ना, पूरा 0 हो जाएगा। इसलिए अभी 0 नहीं लाना, हमको 0 नहीं लाना। 1/n F1, अच्छा F1 क्या होगा, 1 ही तो होगा, और ये क्या होगा 1 प्लस h, ये क्या होगा 1 प्लस 2h एंड सो ऑन 1 प्लस, अच्छे से समझना इस चीज को, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू h। अच्छा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अच्छा एक बात बताओ मुझको, यहां 1 कितने हैं? एक तो यही है, एक ये, 2 3, समझना मेरी बात को। यहां क्या होता है, यहां होता है 0h, तो 1h यहां है, n माइनस 1h यहां है, टोटल कितने h हमारे पास, n h है। कितने h है, n है। फिर 1 कितने हैं, 1 भी तो हमारे पास n हो गए। हमने कितने में डिवाइड किया था इसको, n पार्ट्स में डिवाइड किया, तो 1 कितने आए, n आ गए, तो n इंटू 1 प्लस अब h जो है वो कितने हैं बेटा, ध्यान से देखो, h जो है वो यहां से शुरू होता है तुम्हारा h, तो मैं यहां कॉमन लूंगा 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन प्लस n माइनस 1 इंटू व्हाट, h, है ना। समझ गए होगे, अब तो समझ में आने लगा होगा। अच्छा आगे देखो इसको, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n, ये हो गया हमारे पास n, ये क्या हो गया, n ही तो है। और यहाँ क्या रख सकते हैं हम लोग, यहाँ क्या रख सकते हैं, देखो ध्यान से देखो, h। अच्छा h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है b माइनस a अपॉन 2, n, तो b माइनस a वॉट 2 अपॉन n। कोई दिक्कत है क्या, वो तो बताना। और यहां क्या आएगा, अच्छा इसका जो सम है आपको पता है क्या होता है, पता है कितने टर्म है यहाँ पे, कितने टर्म है, n माइनस 1 टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन 2 इंटू n माइनस 1, सीधा आ रहा है, फर्स्ट प्लस n माइनस 1, और क्या होता है n/2, यहाँ n क्या है हमारा, n माइनस 1/2। कोई दिक्कत है क्या, होनी नहीं चाहिए भाई। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n। अच्छा ये तो n है, ये 2n है, ठीक है, और ये क्या है, ये n है ना बच्चों, ये n माइनस 1 है ना। अच्छा ये n से ये n कैंसिल हो गया, इस n से ये वाला n कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या है, देखें जरा, इसको आगे सॉल्व करते हैं, मैं ऊपर कर दे रहा हूं इसको। 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, मैं 1/n का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, 1 प्लस इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया था, प्लस अब ये 1/n का मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या मिलेगा, वही 1 माइनस 1 अपॉन n, हाँ या ना, देख लो, चेक कर लो ठीक से, ठीक है भाई। मैंने n को इससे डिवाइड किया, फिर n से इसको सेपरेट डिवाइड किया, दोनों को ये दे दिया। अच्छा लिमिट खोल देंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट खोल दी मैंने, तो लिमिट खोलते ही ये तो हमारा 2 था, और ये क्या हो गया 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये 0 हो गया। अब क्या दे दिया 4। अच्छा इसको अगर हम डायरेक्ट करते तो क्या मिलता, देख लेते हैं। तो हमको मिलता है x² अपॉन वॉट,
2 और इस पे लगी होती लिमिट 1 2 3। अच्छा ये मिलता हमको 9 बाई क्या मिलता बच्चों 9/2 माइनस 1/2। अच्छा तो ये मिल जाता हमको 8/2। क्या मिला 4 ही तो मिला, 4 ही तो आया आंसर। समझ आ गया। तो ये मेथड जो है आपके जनरली देखा जाए तो एग्जाम में आना ही नहीं है, और एग्जाम में नहीं आना तो इसको सोच रहे होंगे पढ़ें क्यों, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बच्चों। आपको आगे भी कुछ ना कुछ करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं है कि लॉकडाउन के बाद पढ़ाई बंद कर दो, ऐसा तो है नहीं है कि कोरोना पीरियड हो गया और हम स्टडी ही बंद कर दें। नहीं, हमने तो 30% पढ़ा ही नहीं था कि ये हमारा लाइफ टाइम ही सिलेबस काट दिया गया हो कि हम जिस जिस क्लास में पढ़ने जाएंगे वहाँ से ये सिलेबस काट दिया जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो क्या बेस क्लियर करने में हमारा क्या जा रहा है, बेस क्लियर रखना है हमको, हर एक मेथड को क्लियर रखना है, पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात सुनो, मैं बार बार कहता हूँ वीडियो को सब्सक्राइब करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बच्चों, है ना। आप जितना ज़्यादा ये सब्सक्राइब करेंगे चैनल और वीडियो लाइक करेंगे, मैं उतनी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपका हर तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तैयार हूँ बच्चों। ओके बच्चों, थैंक यू।